नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अनुभव में। ये वो मंच है जहां हम जिंदगी की वो कहानियां सुनते हैं जो समय के साथ और भी मूल्यवान होती चली गईं। यहां हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके जीवन का अनुभव हम सभी के लिए एक सीख है। ऐसी ही एक हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है। अनुभव की इस कड़ी में केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षाविद BS सजवाण जी आज हमारे साथ हैं। आज़ादी से पूर्व जन्मे सजवाण जी ने एक लंबा युग जिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे उन्हीं के शब्दों में। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम उसी दौर से इस बातचीत की पूरी शुरुआत करें कि आपका जन्म कब हुआ और अपने गांव घर के बारे में बताइए। उस समय का माहौल अगर आपको याद आता हो तो वो साझा करें हमारे साथ। अच्छा, मैं आपको आपका जो प्रश्न था, एक मेरे साथी ने, कोई फौजी अफसर थे रिटायर्ड, कहने सजवान साहब का जन्म कब हुआ जी। क्योंकि वो भी काफ़ी उम्र दराज थे और उनको बड़ा तजुर्बा था। मैंने कहा आई वॉज बोर्न बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड ग्रेट वॉर। कहले क्या मतलब? मैंने अभी द्वितीय महायुद्ध सुना है नाम? तो द्वितीय महायुद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था जी। मैं उससे एक साल पहले पैदा हो गया था। माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 13 जून 1938। और उस समय जब हम 4-5 साल के हो गए, जब स्कूल में गए, तो माहौल ये था कि उन दिनों अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जी। तो 4-5 साल हमने जो पढ़ाई की, यानी 1947 तक, मुझे याद है 1947 में जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त को जी। तो ऊपर से आदेश आए कि भाई सारे स्कूल के बच्चों को रानीखेत में जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस धुलीखेत ग्राउंड में इकट्ठा किया जाए और बच्चों के लिए मिठाइयाँ, गुब्बारे, कई चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स उनको दिए गए। तो मुझे वो माहौल याद है, आज़ादी का जो दिन था, पूरे देश में खुशी का माहौल था। जी। आपने बताया कि आप रानीखेत में पढ़े हैं, तो आपकी शुरुआती शिक्षा रानीखेत से हुई? देखिए, रानीखेत जो है ये अल्मोड़ा जनपद में आता है जी। रानीखेत एक तहसील है। इसी तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, ग्राम घिंगारी। तो ग्राम घिंगारी में मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही नज़दीक एक स्कूल में हुई, लेकिन जब हम क्लास 6 में गए तो उस वक्त जूनियर हाई स्कूल था देवलीखेत में, जो हमारे यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। एकदम चढ़ाई थी। तो वहाँ से हमने क्लास 6 में भर्ती हुए। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता था। हाँ। अच्छा, स्कूल जाने से घबराते इसलिए थे, उन दिनों हर एक टीचर के पास एक बहुत, यानी क्या कहूँ उस डंडे को, यानी इस ढंग का बना के लाते थे वो कि जब पिटाई होती थी जी। तो बस यानी बच्चे चिल्लाते हुए भागते थे। बहुत पिटाई होती थी। तो टीचरों की पिटाई की डर से हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, रास्ते में जंगल में छुप जाते थे। तो 5-7 गाँव के बच्चे थे, कम से कम 25-30 बच्चे। उनमें से कुछ 5-7 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने में थोड़ा ठीक थे, वो तो चले जाते थे स्कूल को। बहुत अधिक संख्या में जो बच्चे थे, कम से कम 20-25 बच्चे, हम लोग वहाँ जंगल में अपना खेल कूद, वो कभी मार्बल खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। बारिश आ गई तो एक ऐसी गुफा जैसी थी, वहाँ छिप जाते थे। शाम को छुट्टी जब होती थी, करीब 3:30-4 बजे, जब वो बच्चे स्कूल से घर को वापस आते थे तो उन्हीं के साथ हम भी आ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बाय द वे स्कूल में हेडमास्टर साहब को कहीं से पता लग गया कि कुछ बच्चे छिपे रहते हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को जो गए थे स्कूल, उनको बुलाया, क्या भाई सच सच बताओ, तुम्हारे साथ जो और बच्चे हैं वो घर से आते हैं नहीं आते हैं, झूठ मत बोलना। तो डर के मारे उन्होंने सच बता दिया कि साहब वो छिप जाते हैं। तो दूसरे दिन वो घर को हमारी खबर कर दी गई। घर में जब खबर हुई कि ये छिपे रहते हैं तो बहुत पिटाई हुई। और दूसरे दिन उन सब पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में। तो उन दोनों पेरेंट्स कहते थे टीचर से, सर इसको खूब पीटिए। हाँ। आजकल तो पेरेंट्स उल्टा है, इसका उल्टा है, नाराज़ हो जाते हैं टीचर से।
तो उन्होंने कहा हेडमास्टर उसको खूब पीटे इनको, तो स्कूल में खूब पिटाई हुई। उन दिनों जूनियर, उनको वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल बोलते थे उन दिनों। तो हम मिडिल स्कूल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ हम फेल हो गए। हाँ, तो हमने घर वालों से कह दिया हम नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कैसे नहीं पढ़ोगे, और पीट पीट के भेजा स्कूल। खैर किसी प्रकार से वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल हमने जूनियर हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास हो गए फॉर्चुनेटली। उसके बाद ये हुआ, वही स्कूल जब हाई स्कूल में प्रमोट हो गया, वहाँ हाई स्कूल जब खुल गया तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब आए, उनका नाम था दिगंबर सिंह नेगी। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत सम्मान मैं उनको देता हूँ जी। अब तो खैर नहीं रहे। तो उन्होंने वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो बच्चों को बहुत डर लगता था। कहते थे देखो आई विल सेट द क्वेश्चन पेपर माई सेल्फ एंड आई विल चेक योर आंसर बुक्स माई सेल्फ। तो अगर आप कोई फेल होगा तो उसको उसके साथ बहुत सख्ती की जाएगी। डर लगता था। तो हमने 5 क्वेश्चन इंग्लिश में रट दिए, और संयोग ऐसा हो वही 5 क्वेश्चन पेपर में आ गए। जब उन्होंने कॉपी चेक की तो देखा ये तो बड़ा ये डफा, ये कैसे अच्छे नंबर ले आया। तो देखा हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि जैसा उन्होंने आंसर लिखाए थे वही मैंने आंसर बुक में लिखे हुए थे। मॉर्निंग असेंबली ने दूसरे दिन 1000 बच्चों के बुलाया और कहा, ये बलवंत बोलते थे मेरे को, बलवंत कम हियर। सबके सामने कहा ही वॉज डफा, ये पढ़ने में बड़ा ऐसा था, और आज लेकिन इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स लाया है। मेरी कॉपी दिखाई गई, मेरी पैटिंग की गई, और कहा ये बहुत कुछ कर सकता है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद जब क्लासरूम में गए तो टीचर्स आए, टीचर्स ने भी बहुत इनकरेज किया। उसके बाद एक ऐसा चेंज आया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ जी। उसके बाद चेंज ये आया कि मैंने बहुत मेहनत शुरू की। अब समझ में तो आता नहीं था, लेकिन टीचर जैसा लिखाते थे उसको हम वैसे ही रट देते थे। तो उस घटना के बाद और से आप ये होता था जी कि वो केवल वो क्वेश्चन पेपर होता था ना, डू एनी 5, 10 बार क्वेश्चन होता है, डू एनी 5, और 5 क्वेश्चन आप रट दीजिए, वो आ गए तो आप, तो इस प्रकार से फिर हाफ ईयरली मेरा फर्स्ट पोजीशन आ गई 9th में, देन एनुअल में आ गई, और 10th में, फिर बाद में इंटरमीडिएट में रानीखेत गए तो वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन आते रही। देन आई वेंट टू DSB कॉलेज नैनीताल फॉर ग्रेजुएशन, वहाँ में स्कॉलरशिप मिला हाईएस्ट मार्क्स की वजह से, और बाद में वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन, बाद में अल्मोड़े से मैंने BT किया जी। जब हम अपने छात्र जीवन में होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की दिशा भी तय कर रहे होते हैं कि हमें क्या बनना है। आपने कब तय किया कि आप एक शिक्षक बनना चाहेंगे? देखिए वो थोड़ा बताऊँ आपको, 1962 में जब चाइना वॉर शुरू हुई थी, इमरजेंसी, उन दिनों इमरजेंसी कमीशन मिल रहा था, एंड आई वॉज वेरी कीन टू जॉइन आर्मी, क्योंकि मैं NCC में एक बहुत अच्छा कैडेट माना जाता था। तो कुछ फौज की ओर रुझान थी, और फिर उसमें ये था कि देश के लिए, ये था कि देश के लिए मर बिटो कोई बात नहीं। तो हमने कहा हम फौज में जाएंगे। तो कमीशन के लिए हमारा सिलेक्शन हो गया, इलाहाबाद तक गए हम सिलेक्शन 18 सिलेक्शन बोर्ड में, वहाँ पर जो भी टेस्ट वेस्ट होते हैं उनको हमने क्वालिफाई कर लिया। लास्ट में मेडिकल में, बड़ा तगड़ा मेडिकल होता है, तो उन्होंने कहा भाई, डॉक्टर ने कह दिया इनके नॉक नीज हैं, नॉक नीज, यू अंडरस्टैंड, जो घुटने मिलते हैं जी जी, तो उस ग्राउंड पे हमें मेडिकली अनफिट कर दिया गया, मैं वो ज्वाइन नहीं कर सके जी। बाद में हमने इंटरमीडिएट कॉलेज में हमें एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट मिल गया, और बाद में मैनेजमेंट ने देखा कि भाई वहाँ से प्रिंसिपल साहब दिल्ली चले गए थे किसी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। एज ए शिक्षक आप किन किन जगहों पर तैनात हुए, अगर थोड़ा सा इसको पूरा कर दूँ। हाँ। तो मुझे उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज में। हाँ। और अप्रूवल के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास फाइल गई कि भाई इनको अप्रूवल दीजिए, एंड दैट टाइम आई वाज ओनली 25 ईयर्स ऑफ एज। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कह दिया कि भाई ये केवल इनकी उम्र 25 साल है, अंडर एज है, ही शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली या फिर ही शुड स्टेप डाउन। तो मैं, ऐसा लगा मुझे कि भाई मैं तो प्रिंसिपल रहा हूँ। हाँ। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया वहाँ। और उन्हीं दिनों 1965 की घटना थी, सेंट्रल स्कूल खुले थे नए नए,
तो मैं सेंट्रल स्कूल के लिए मैंने दिल्ली में मेरा इंटरव्यू वहाँ दिया, क्योंकि वहाँ भी प्रिंसिपल के लिए 30 साल होती थी, तो मेरी उम्र 25 साल थी, तो पीजीटी के लिए मैं एलिजिबल था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे अहमदाबाद दिया गया जी। तो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट सेंट्रल स्कूल में अहमदाबाद में हुआ। तो आप अपनी शिक्षण यात्रा के बारे में बताएं, आप किन किन जगहों पर रहे और फिर रिटायरमेंट आपकी कहाँ से हुई? अच्छा, बहुत सक्सेस बताऊंगा। 1965 में अहमदाबाद केंद्रीय सेंट्रल स्कूल ज्वाइन किया, उस दिन को सेंट्रल स्कूल बोलते थे। तो बाद में मेरा ट्रांसफ़र हुआ ऑन रिक्वेस्ट। मैंने भाई मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने मिनिस्ट्री को लिखा कि मुझे यूपी दिया जाए। तो ऊपर से ऑर्डर आया, यू आर गिवन बबीना कैंट, ये झांसी के पास है। तो झांसी मिला हमें, ना बबीना, आर्मर डिप का सेंटर है वो, आर्मर ब्रिगेड का। तो 1-2 साल वहाँ रहे। उसके बाद क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस रानीखेत है, रानीखेत सेंट्रल स्कूल था, तो मुझे मिला कि मालूम हुआ कि वहाँ पर वैकेंसी कोई है पीजीटी की, तो मैंने अप्लाई किया। तो बाद मुझे ऑन रिक्वेस्ट रानीखेत मिल गया, कुछ साल रानीखेत रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र राजकोट को हुआ। राजकोट 6 महीने के भीतर मैं दिल्ली आया। देन कमिश्नर से मेरी बातें हुई, आई जस्ट सॉट अपॉइंटमेंट, तो ही वॉज कन्विंस। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दिल्ली ले आते हैं। तो मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया। तो बाद में मालूम हुआ कि दिल्ली वैकेंसी नहीं है, उन्होंने कहा देहरादून में वैकेंसी है। मैंने सोचा देहरादून दे दीजिए। फिर मैं देहरादून आ गया, हाथी वड़कला, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हाथी वड़कला है, सालावाल के नज़दीक, न्यू कैंट रोड पे है। हाँ। तो यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ जी। तो 1983 में हमारा सिलेक्शन एज ए प्रिंसिपल हुआ। तो जब प्रिंसिपल सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट स्टेशन दिया जाता है। अच्छा। जो यंग प्रिंसिपल्स हैं उनको या तो ईस्टर्न रीजन भेजेंगे वो, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इधर इन अरुणाचल प्रदेश या लेह लद्दाख। तो आपको ईस्टर्न सेक्टर में था 3 साल का, 3 साल के बाद आपको चॉइस पोस्टिंग मिल जाती थी, 3 years टेन्योर। लेह लद्दाख में केवल 2 साल का टेन्योर था, उसके बाद चॉइस पोस्टिंग। लेकिन लेह लद्दाख बड़ा डिफ़िकल्ट स्टेशन है, मुझे बताया गया वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है 50। मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो टू लेह लद्दाख। मैंने जब 5 साल का बच्चा पढ़ सकता है वहाँ, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 से 12वीं तक होते हैं, तो मैंने ऐसी क्या बात है। तो आपके अंदर भी वो एडवेंचर का जज्बा रहा तो मैंने वो जज्बा था, तो मैं लेह लद्दाख चला गया। एंड आई टेल यू माई स्टे इन लेह लद्दाख वाज ए वंडरफुल पीरियड, वंडरफुल स्टे। बड़े चैलेंजिंग कंडीशन में काम किया, -15 तक जाता था टेम्परेचर दिसंबर जनवरी में। जी जी। हाँ, तो वहाँ पर जो कंडीशंस थी, स्कूल में भी बुखारी लगती थी, तो इट वाज चैलेंज, बहुत ही एक चैलेंजिंग कंडीशन में काम किया, लेकिन उससे बड़ा आनंद आया हमें। और उस समय के कोई शिष्य भी हैं आपके जो आपको याद आते हों, या क्या आपके शिष्य अब भी आपसे बात करते हैं, आपके टच में रहते हैं, मिलते हैं? हमारे हेडक्वार्टर से ऑर्डर हुआ कि भाई 5 लड़के 5 लड़कियां वहाँ जाएंगे हर स्कूल से रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के लिए। तो हमारे रायपुर से भी केंद्रीय विद्यालय से 5 लड़कों 5 लड़कियों के नाम भेजे गए। उन लड़कियों में एक लड़की बड़ी दुबली पतली कमज़ोर सी थी। जब जाना था उसके एक दिन पहले टीचर्स ने मुझसे कहा, सर एक बच्ची बड़ी कमज़ोर सी है, हम उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। मैंने कौन है, क्या है? जब मैं राउंड पे गया तो तब तो रो रही है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और मुझसे कह रही, सर आई कैन डू रॉक क्लाइंबिंग, मुझे मौका दीजिए। मैंने टीचर से कहा, भाई ले जाओ इसको। मैंने इसका मेडिकल आ गया है, एवरीथिंग सी इज विलिंग, उसको डिस्करेज मत करो, उसको ले जाओ। मैंने कहा, चारनी आई एम कॉन्फिडेंट यू विल प्रूव योर मेटल, यू विल शो योर वर्थ रॉक क्लाइंबिंग में, कुछ करके आएंगे आप। गए वहाँ। बाद में जब 5 दिन का कोर्स था, पहले उनको ट्रेनिंग दी गई। फाइनल डे जब वो टेस्ट था, कंपटीशन था लास्ट में, तो फाइनल डे पर तारिणी का जो वो मच्छर की तरह दुबली पतली थी, शी वॉज ऑन द टॉप, फर्स्ट निकल गई वहाँ सारे बैच में। बेस्ट रॉक क्लाइंबिंग का उसे अवार्ड मिला जी, और एक स्कूल के लिए इतना बड़ा शील्ड मिला। जब दूसरे दिन टीचर्स और वो पहुँचे, टीचर्स कहने, सर इसे तारिणी ने तो कमाल कर दिया,
मैं कह रहा था देखो तुम ड्रॉप कर रहे थे। तारिणी को मॉर्निंग असेंबली में सेंट्रल स्कूल रायपुर, उस समय करीब 1800 बच्चे थे वहाँ पे। मैंने मॉर्निंग असेंबली में उसको बुलाया और मुझे वही बात याद रही जो दिगंबर सिंह नेगी जी ने, प्रिंसिपल ने मेरी पीठ थपथपाई थी जी, कहा था ही कैन डू। तो एक शिक्षक के शब्दों का इतना असर होता है। तो इनकरेजिंग वर्ड्स उन्होंने कहे थे। मैंने तारिणी को बुलाया और मैंने उसका हियर इज द गार्ड, इसको पहले रिजेक्ट कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है इसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो आर्मी ऑफिसर्स में होते हैं। शी हैज़ OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, एंड आई एम श्योर समडे शी विल प्रूव टू बी ए वेरी गुड ऑफिसर। आई वॉन्ट तारिणी शुक्ला टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। बड़े होकर के मैं चाहता हूँ, इससे हमें उम्मीद है। बस सबने तालियां बजाई बहुत। तारिणी खुशी के मारे, ऐसा होता है बच्चों में जी बिल्कुल। उसके बाद उससे बड़ी मेहनत की, पढ़ाई में कमज़ोर थी वो, एवरेज। मैंने जब उसको कहा तो उसके बाद बड़ी मेहनत की उसने, तो उससे 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए। इंजीनियरिंग का 4-5 साल का कोर्स जो होता पूरा किया उसने। उसके बाद प्लेसमेंट उसका बहुत अच्छी कंपनी में हो रहा था, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया नो, प्रिंसिपल सर ने कहा था कि यू सर्व इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, मैं उसमें जाती हूँ। IMA इनका टेस्ट होता, उसमें सेलेक्ट हो गई और IMA से जब उसे ट्रेनिंग करके जो पास आउट हुई तो उनको लेफ्टिनेंट बनाते हैं, 2 स्टार होते कंधे पे। तो मोटरसाइकिल बुलेट में अपने पिताजी को पैसे पीछे बैठा करके तारिणी मेरे घर के पास घर आ गई और मिठाई का डिब्बा, एक सैल्यूट, सर आई एम तारिणी शुक्ला योर स्टूडेंट, लेफ्टिनेंट तारिणी। अब मैं तब तक रिटायर हुए 8-10 साल हो गए थे, मैं उसको पहचान नहीं पाया। तब उसके पिताजी ने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ था, आपने तब कहा था ये जब उत्तरकाशी माउंटेनिंग के लिए जा रही थी ये, तब आपने कुछ कहा था, तब से इसे ठान लिया था। वो कीमती होते हैं जब शिक्षक किसी अपने शिष्य की तारीफ करता है तो वो शब्द किस तरह से उसके अंदर जाते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन लोग हैं, और ख़ास तौर पर हमें ये भी पता है कि आपके एक बेटे देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे, तो उसके बारे में उन समय को। बेटा शहीद हुआ, सबसे पहले वहीं से शुरू करूँगा। जो बेटा शहीद हुआ, मैं देखिए जब मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी तो वो हाथीवड़ला में पढ़ रहा था, यहाँ केंद्रीय विद्यालय में 9th क्लास में। तो मेरी वाइफ थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मना किया था लेह लद्दाख जैसी जगहों में हार्ट प्रॉब्लम वालों को नहीं जाना चाहिए। तो मैंने तो वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो बाद में जब उसकी समर वेकेशन हुई तो इसने कहा पिताजी मैं वहाँ लेह लद्दाख आना चाहता हूँ। मैंने उसको एयर टिकट भेजा और वहाँ पहुँच गया वो लेह, और पहले दिन कह लिया मैं वहाँ जाना है मुझे। डबल हम कैबिल है, खारदुंगला से परे वहाँ नुब्रा वैली है। नुब्रा वैली में ऐसे कैमल हैं, बच्चे हुए बहुत ज़्यादा नहीं हो, 50-60 बच्चे हैं, उनका डबल हम्प होता है। जो कुबड़ होता है उसमें 2-2 कुबड़ होते हैं, डबल हम्प कैमल। तो उसके हम वहाँ देखना है मुझे। हाँ, तो मैंने कहा भाई तुम एक्लेमेटाइज करो। नहीं माना, वो खारदुंगला के नीचे तक पहुँचा तो उल्टियाँ हो गई। तो हाँ, तो उसको मैंने, वो डॉक्टर भी गए थे उनके साथ, उन्होंने कहा देखो ये ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनको एक्लेमेटाइज कराओ। एक आध दिन में ठीक हुआ तो फिर चला गया वहाँ जा कर के, उससे वो देखा डबल हम्प कैबिल और बड़ा उसको अच्छा लगा। फिर 1-2 बार वहाँ वो चांगला साइड में चला गया, जो चांगला में भी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ जा कर के उसने फौज के लोगों को देखा बर्फ़ में किस ढंग से, और बड़ा एडवेंचरस था बचपन से ही। उसको बड़ा जोखिम, जब स्टूडेंट था तब भी वो बड़ा जोखिम, तो उसने तभी मन बना लिया कि बड़े होकर के मैंने फॉर्म में ज्वाइन करनी है, डिफेंस, ITBP हो, आर्मी हो, जो भी होगा मैं इसमें ज्वाइन करूँगा। तो क्योंकि वो बचपन से ही बड़ा वो था एडवेंचरस, जब यहाँ पढ़ रहा था वो हाथीवड़ला में। बाद में उससे ITBP एकेडमी से जब पास आउट हुआ ट्रेनिंग के लिए, यहाँ जब वो ज्वाइन कर लिया उससे, जब एकेडमी से पास आउट हुआ तो वो उसकी पोस्टिंग हो गई वहाँ, यही जहाँ पहलगांव में घटना हुई है जी। इसी के पास है पीर पंजाल। पीर पंजाल में उनकी बटालियन थी। उसको 2 महीने की लीव सैंक्शन हो गई थी, ट्रेनिंग के बाद होता है ना एकेडमी से पास आउट, और बच्चे तो घरों चले गए। उसने कहा नहीं, मैं अपनी यूनिट पलटन को देखना चाहता हूँ कहाँ है, और कश्मीर अच्छी जगह है करके उसको बड़ा वो था, ही वॉज फैसिनेटेड पहलगांव।
और पीर पंजाल। तो वहाँ आपने वो कमांडेंट को उससे बोला सर इस ऑपरेशन में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑपरेशन में जब उसने कहा अपने कमांडेंट से सर इसमें भी मैं जाऊँगा, कोई हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ 10-12 आतंकवादी छिपे हुए थे, उनका वो मिला सूचना उनको मिली जी। तो ये पेट्रोलिंग पार्टी को लीड करते हुए आगे चला गया। तो जब उन्होंने देखा तो फायरिंग शुरू हो गई और वो भाग गए, तो इसे पीछा किया। तो इसमें इसके साथ इसके एक जवान भी था, तो तीनों को तो मारा इन्होंने, 3 आतंकवादियों को। जो बाकी थे वो आगे जाकर के झाड़ियों में छिप गए। और जो उन्होंने देखा कि ये किलिंग रेंज में आ गए हैं तो उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया इनके ऊपर, और ग्रेनेड में ये हुआ, इसका साथी तो वहीं पर वो हो गया और ये भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। जब उसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में ये भी खा। बाद में इसकी यहाँ डेड बॉडी आई देहरादून में, तो इसको यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्टेट ऑनर जो होता है वो मिला। हरिद्वार में भी गार्ड ऑफ ऑनर एट दिस एट दैट। बाद में इसकी बहादुरी के लिए इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से गैलेंट्री अवार्ड मिला जी। और उत्तराखंड सरकार ने बलूपुर चौक पर एक वो स्मारक बना दिया, शहीद प्रमोद सजवान चौक कर दिया। बाद में जब फ्लाईओवर बना था तो फ्लाईओवर का नाम रख दिया शहीद प्रमोद सजवान फ्लाईओवर। बल्लूपुर पर आप कभी जाएं देखें तो फ्लाईओवर का नाम है शहीद प्रमोद सजवान फ्लाईओवर, और उसी के नीचे एक मेमोरियल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है जी। और स्मारक में बड़े मार्मिक शब्द लिखे हैं। पहली लाइन बताना चाहूँगा, उसमें उन्होंने लिखा है लेमेंट नॉट द डेथ ऑफ द वॉरियर killed in the battlefield, for he shall be honored in heaven। जो देश के लिए शहीद हुआ है उसके लिए लेमेंट, उसके लिए शोक मत करो, विलाप मत करो। हाँ, लेमेंट नॉट द डेथ ऑफ द वॉरियर किल्ड इन द, जो बैटलफील्ड में जो जवान जो वीर जिसे शहादत दी है उसके लिए हमें दुख नहीं करना है। फॉर ही शैल बी ऑनर्ड इन हेवन। बिल्कुल, गर्व की एक अनुभूति आती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस समय आप किस तरह से रहते हैं, क्योंकि आजकल एक ग्रेसफुल एजिंग को लेकर भी बात होती है जी। तो थोड़ा आप बता थोड़ा सा मैं 1-2 लाइन और बताता हूँ। हाँ। उसके नाम से मसूरी एकेडमी एक बहुत विशाल भवन बना हुआ है जी, शहीद प्रमोद सजवान भवन करके, और उसके इनॉग्रल के लिए मेरे को बुलाया गया। तो डीआईजी साहब ने कहा कि साहब, उन्होंने वहाँ सबको एड्रेस किया और बताया कि साहब इनका बेटा शहीद हुआ था और हम सजवान साहब से कहते हैं 2 शब्द कहें। तो उन्हें मेरे मुंह से यही निकला, मैंने कहा प्रमोद मेरे परिवार में ज़रूर पैदा हुआ था लेकिन वो भारत माँ का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ मदरलैंड, ही वॉज द सन ऑफ द सॉइल, ही गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो उसकी जो शहादत है, और मैंने एक चीज़ देखी, जो शहीद होता है मरता नहीं है बल्कि समय के साथ साथ ग्रो करता है, और आज उसके नाम से कई जगहों पर मसूरी बना हुआ है। मेरा जो पैतृक स्थान है वहाँ पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अमृत काल में प्रधानमंत्री की योजना है कि जो ये शहीद हुए हैं उनके गांव में जहाँ पैदा हुए थे वहाँ भी एक बहुत स्मारक बनाया जाए, ऐसा बड़ा भव्य, जिसको लोग देखें और वहाँ के स्कूल के बच्चे भी देखें और प्रेरणा लें। शहीदों के आंगन की मिट्टी भी ली गई थी। हाँ, तो हाँ, ये तो सब ये जो चीज़ें आप कह रही हैं, तो देन आई कैन होल्ड माई हेड हाई बिकॉज ऑफ माई प्राउड सन हु गेव हिज लाइफ फॉर द कंट्री। उम्र का एक पड़ाव होता है जहाँ पर आपको कहते हैं कि जो 2 पीढ़ियाँ होती हैं उनकी आपस में एक बातचीत, बहुत स्वस्थ बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। और कैसे आप उस समय खुद को एक्टिव रखते हैं, किन किन तरह के कामों में आपके जो अभी के शौक़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह की हैं? यहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस के थे डीजीपी अशोक कुमार जी। तो उन्होंने एक ऑपरेशन मुक्ति चलाया और कहीं से उनको मालूम हुआ कि मेरे बारे में कि ये भी किसी संस्था से जुड़े हैं और वहाँ गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हम ये ऑपरेशन मुक्ति में जो बच्चे चौराहे पर भीख मांगते हैं, ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत उनको हम भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि भिक्षा नहीं, शिक्षा दो जी। उन बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं, किताब होनी चाहिए। तो हम भी जुड़े। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाई ये जो बच्चे हैं भीख मांगने वाले, इनको अलग अलग स्कूलों में भर्ती किया जाए। तो 20 बच्चों को लेकर के एक जो एसपी साहब थे वो पहुंच गए उन्नयन में।
तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि इन बच्चों की फीस कौन देगा, ड्रेस कौन देगा, बुक्स कौन देगा। कहलिए मैडम कुछ कराइए, इनको भर्ती करिए और आपकी कोई संस्थाएं ऐसी होंगी। तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा अच्छा उनसे बात करिए। मैंने मुझसे बात करा दी जी। तो उन्होंने कहा सब ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम से कह दीजिए, मैंने प्रिंसिपल मैडम इनको भर्ती कर दीजिए, वी शैल लुक आफ्टर। हमारे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल फोरम है, तो हमने साथियों से कुछ पैसा इकट्ठा करके उन बच्चों की ड्रेस है, उन बच्चों की फीस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, ये सब अरेंज किए। तो अभी बच्चे, वो गरीब बच्चे, भिखारी बच्चे पढ़ते हैं जी। अब उनको बड़ा पकड़ना मुश्किल हो रहा है। वो 5-4 बच्चे तो भाग गए, फिर मालूम हुआ प्रिंसिपल मैडम कह लगी वो फिर भीख भाग रहे, सुना है। जी हाँ, कई बार उन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी हो जाती हैं। मैंने कहा जो बच्चे हैं हाँ, इनको रिटेन करिए और थोड़ा इनके माँ बाप को बुला के समझाइए, वो बहुत जरूरी है कि भाई आप तो भीख मांगते हो, इन बच्चों का भविष्य बनाओ। हाँ, मैं बताऊँ, यही जो बच्चे भीख मांगते हैं चौराहों पर बड़े होकर बड़े शातिर अपराधी बनते हैं। इसीलिए उनके हाथों में किताब देने की अगर बात हाथों में किताब आ जाए, हाँ, तो उनका जीवन सफल हो जाए। कैसे 2 पीढ़ियों के बीच में ये जो गैप है उसको कैसे बॉन्डिंग में तब्दील किया जा सके, इस पर लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे दादाजी जिस ढंग से गांव में रहे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसी को हमारे पिताजी ने उन्होंने फॉलो किया। जिस ढंग से वो खेती करते थे, जानवरों को पालते थे, हमारे पिताजी ने भी लगभग वही स्थिति देखी, उसी ढंग से उन्होंने काम किया। हमने भी शुरू में वही चीज़ें देखी। हम भी जानवरों को लेकर के जाते थे, जंगल जाते थे, खेतों में भी काम करते थे, तो इतना गैप नहीं था। आज देखिए, पहले 2-2, 3-3, 4-4 जनरेशन में गैप नहीं था। आज तो हमारी जनरेशन में और हमारे बच्चों की उस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में गैप है। अब मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन है, थर्ड जनरेशन जो हमारी है, वो कई बार उनसे कहो तो इतने बिजी रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार आप हमको वो ये समझ से आउटडेटेड हो गए। तो कई बार वास्तव में ऐसा लगता है ये जो टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि जनरेशन गैप बढ़ गया है। बहुत सारी बातें यूँ तो आपसे की जा सकती हैं, लेकिन कार्यक्रम की समयावधि है, तो आपने इतने सारे अनुभव अपने साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और आपके जो दूरदर्शन की टीम है जी, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये जो बातचीत थी सजवाण जी से, ये बताती है कि किस तरह एक शिक्षक के शब्द एक छात्र के जीवन में कितनी वैल्यू रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।